नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम तमाम सारे लोगों के साथ बैठे हैं एक सार्थक चर्चा करने के लिए। बीजेपी सरकार के दूसरे चरण, मतलब पहले चरण में तो 5 साल रही, उसके बाद में जब दूसरा बार जीती तो उसके 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस 1 वर्ष को पूर्ण होने के साथ पहले तो सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उन सबको मथुरा न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1 साल के कार्यकाल की। तो आज हमारे साथ इस पैनल में, जो हमारा पूरा पैनल है, इस पैनल में आपसे परिचय करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के विनोद अग्रवाल जी बैठे हैं, महानगर अध्यक्ष। इसी के साथ में हमारे साथ कांग्रेस के उमेश शर्मा जी बैठे हैं, ये भी नगर अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं। और सपा से प्रदीप चौधरी जी बैठे हैं, जो कि पूर्व प्रत्याशी हैं गोवर्धन विधानसभा से। तो आज सार्थक चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो विनोद जी से। विनोद जी, 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है कार्यकाल का, क्या क्या उपलब्धियां रही अभी तक कार्यकाल की और जनता को क्या क्या कुछ मिला इस पूरे 1 वर्ष में? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और विशेषकर मथुरा महानगर अध्यक्ष होने के नाते मथुरा वासियों को और मथुरा महानगर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार 2 के सफल 1 वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और आने वाले समय में देश को सशक्त और विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत, जो कभी विश्वगुरु के रूप में पहचाना जाता था, भारत के विषय में कहा जाता था कि यहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें कि पूरे विश्व की जीडीपी का 32.5% योगदान भारत का रहा करता था। भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान थे, जहाँ के पूरे संसार से लोग शिक्षा और ज्ञान अर्जन के लिए आते रहते थे और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने देशों को वह ज्ञान बांटते थे। यह देश प्राचीन काल से ही आर्यभट्ट और ऋषि मुनियों का देश कहलाता था। इस देश में ऋषि मुनियों का जो गणित रहा, उस गणित का आज तक पूरे संसार में, मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ की 6 मौसम इस देश में हमको देखने को मिलते हैं। हर एक प्रकार की औषधियाँ यहाँ वनों में पाई जाती हैं। ज्ञान का इतना अतुल भंडार है कि पूरा विश्व इससे संस्कारवान होता है। मेरा ये मानना है, और इतिहास में मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं, आप सब लोग भी जागरूक नागरिक हैं। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो भारत एक ऐसा देश रहा है हमारा, जिस पर हम सभी भारतवासी, चाहे वो किसी भी विचारधारा को, मेरा मानना है कि हम किसी भी माध्यम से, विचारधारा केवल रास्ते होते हैं कि देश को किस प्रकार से हमें आगे ले जाना है, किस रास्ते से हमें आगे ले जाना है, वह विभिन्न हमारी सोच हो सकती है। मैं मथुरा से आया हूँ तो मैं बिरला मंदिर वाले रास्ते से आया हूँ, हो सकता है कि प्रदीप जी आए हों तो वो छठीकरा होकर आए हों, लेकिन हमारा दोनों का, और उमेश जी आए हों वो भी किसी रास्ते से, दोनों में से आए होंगे, लेकिन तीनों का लक्ष्य एक था कि बसेरा होटल में आपके मध्य में जाकर बैठना है। इसी प्रकार से हम सब भारतवासियों का एक ही लक्ष्य है कि भारत को पुनः हम उस
सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत के स्थान पर ले जाएं, जहाँ की हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती थी, हमारे देश में गरीबी का नामो निशान नहीं था। हर व्यक्ति, हमारे देश में जब कई संस्कृतियों ने आक्रमण किए, वर्षों तक वह हमारे देश को लूटते रहे, और इतिहास में हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे देश में कई आक्रांताओं को यहाँ का स्वर्ण भंडार छोड़कर जाना पड़ा। इतना स्वर्ण भंडार था कि उनको ये लगा कि हम इसको ले ही नहीं जा पा रहे। ऐसी हमारी सशक्त और समृद्ध अर्थव्यवस्था, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे ही कुछ मतभेदों के कारण, हम भारतवासियों की कुछ कमियों के कारण हमारे देश में आक्रांता घुस पाए और हमारे देश को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। लेकिन 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे देश ने प्रगति का एक मार्ग पुनः पकड़ा और आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो विनोद जी, आप इसे उपलब्धि मानते हैं, इस जो 5वीं अपना जो स्थान लिया है? निश्चित रूप से, मैं नहीं, पूरा भारत, पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक इसको उपलब्धि मानता है। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है जी। और एक ही गिनाई है, मैंने उपलब्धियों की बात कही थी, आपने पूरा इतिहास बताया। मैं उपलब्धि पूछने की जा रहा था कि क्या क्या उपलब्धियां भी सरकार के द्वारा देश की जनता को मिली हैं। मैंने इसलिए इतिहास बताया कि मेरा ये मानना है जब तक भारत का नागरिक, भारत का प्रत्येक बच्चा अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं जानेगा, तब तक वो शायद अपने भविष्य के साथ और देश के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। जी, आप उपलब्धियां गिना रहे थे, पहली उपलब्धि आपने गिनाई है, आगामी? जी, हमारे देखिए, पहली सरकार जो मोदी जी की थी, वह पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। उस दौरान उन्होंने 35 करोड़ जनधन खाते ऐसे लोगों के खुलवाए जो बैंक में जाने की कभी सोच नहीं सकते थे। ये तो एक पहलू रहा। दूसरा पहलू ये है उन जनधन खातों का कि डीबीटी के द्वारा आज हम करीब हर योजना की राशि उनके यहाँ उन गरीबों के खाते में पहुंचाकर भ्रष्टाचार से काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने मुक्त होने में सफलता पाई है। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ शौचालय हमारी सरकार ने बनवाए, और उन शौचालयों का बनवाने का महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हमारी जो बेटियां ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घर में शौचालय ना होने के कारण उनको जब खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता था, तो उनको जो शर्मिंदगी महसूस होती होगी, शायद उस कल्पना से ही हम अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। इसके अलावा किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो उर्वरक के लिए नीम कोटेड यूरिया बनाया, क्योंकि उस यूरिया का जो सब्सिडाइज यूरिया होता था उसको हमारे बहुत से उद्योगपति उसको खरीदकर भ्रष्टाचार के द्वारा उसका केमिकल के रूप में इस्तेमाल करते थे। हमारी सरकार ने ये महसूस किया कि जो सब्सिडी किसानों के लिए जानी चाहिए उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हमारी सरकार ने महसूस किया कि इसका कोई ऐसा समाधान निकाला जाए कि इसका औद्योगिक उपयोग ना हो सके। तो हमारी सरकार ने यूरिया को नीम कोटेड किया। आप पत्रकार जगत में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप जानते होंगे कि भाजपा की सरकार आने से पहले यूरिया के लिए किसानों को बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी।
और कई बार स्थिति ऐसी आ जाती थी कि अराजकता की स्थिति होने पर उन भोले भाले निरीह किसानों के ऊपर पुलिस लाठियाँ चलाती थी। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने किसानों की इस समस्या को बड़ी संजीदगी से समझा और जो सब्सिडी का पैसा उनके खाते में उनको लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ आज हमारे किसान भाइयों को उस यूरिया को मिलने के कारण और उनको जो त्रासदी झेलनी पड़ती थी यूरिया प्राप्त करने के लिए, वो उस त्रासदी से भी उन्होंने छुटकारा दिलाया। इसी प्रकार से गैस के क्षेत्र में जो हम घरेलू गैस इस्तेमाल करते हैं, हमारी सरकार आने से पहले उस एक सिलेंडर के लिए मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ कि हमको 20 दिन के बाद एक सिलेंडर के लिए आवेदन करना होता था। उसके बाद लगभग 20 दिन के बाद गैस आ जाती थी और वह भी सिलेंडर में 4-5 किलो गैस कम आती थी। जी जी, कोई नहीं। जी कहिए। और आप गिना रहे थे, अभी लिस्ट और लंबी है, अभी तो आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट को। गैस सिलेंडर के मामले में जो एलपीजी हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ आती थी, वह करीब 1.5 महीने से पहले हमको एक सिलेंडर प्राप्त नहीं होता था। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक घर में अगर 5 व्यक्तियों का भी एक परिवार हो तो उसमें 1 महीने से ज़्यादा सिलेंडर चलता नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोगों को और विशेषकर गृहिणियों को कितनी परेशानी होती थी उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज स्थिति मोदी सरकार के आने के बाद यह हुई कि आप टेलीफोन करेंगे और मैं 2-4 घंटे की तो नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन सिलेंडर निश्चित आ जाएगा। इस बात को आप सभी मानेंगे यहाँ बैठे हुए मेरे मित्र। इस कार्यकाल की मैं बात करूं तो हमारी मोदी जी की सरकार ने ऐसे निर्णय लिए जो कि आज़ादी के बाद से ही जिनका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन या तो सरकारों की सोच रही या उनकी कुछ मजबूरियां रहीं कि वह इन मामलों पर, इन विवादों पर, इनके समाधान के लिए गंभीरता से कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने। ऐसे गंभीर मामलों में प्रमुख रूप से मैं धारा 370 और धारा 35 से, जो कि भारतीय संविधान में संविधान निर्माण के बाद, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धारा 370 को संविधान में समाहित करने का विरोध किया और इस विरोध के कारण उस समय उस धारा को संविधान में नहीं जोड़ा गया, लेकिन बाद में चुपके से धारा 370 को हमारे भारत के संविधान में जोड़ दिया गया और प्रचार और प्रसार यह किया गया भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार आने से पहले कि यह धारा 370 स्थायी प्रकृति की धारा है और इसको किसी भी प्रकार से हटाने के लिए देश में संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। विनोद जी एक मिनट, शायद लिस्ट बहुत लंबी है, मैं विनोद जी का आराम से सुनता रहूँगा, अभी चर्चा लगातार चलेंगी। हमारे साथ कांग्रेस के उमेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। उमेश जी, जो अभी तक गिनाया, जो कार्यकाल में जो बता रहे हैं कि इतने सारे काम हमारे कार्यकाल में हो चुके हैं, क्या आप सहमत हैं इन सबसे? मानते हैं कि सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं? एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको जो है नमस्कार कहता हूँ कि ये मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हमारे महानगर अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी आज बहुत दिनों के बाद टीवी पर और हम सब लोगों के साथ बैठ कर के चर्चा में आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदीप चौधरी जी को, बहुत दिनों के बाद ये भी इनसे भी मुलाकात का एक मौका मिला है। आप जो इनको भारतीय जनता पार्टी को 1 साल के कार्यकाल के लिए जो धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं, कायदे में ये उस धन्यवाद के लायक ही नहीं है। जीएसटी से सब उद्योग धंधे खत्म हो गए हैं, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, बेरोजगारी से युवाओं का भविष्य खत्म हो गया है,
कर्ज से किसान डूब रहा है, सरकारी खजाना खत्म किए जा रहे हैं और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उन पे उन कर्जों को लुटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खत्म हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान में भाईचारा खत्म हो रहा है और बच्चों को नौकरियों के लिए दूर दूर तक पलायन करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता है कि मोदी जी किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। 5 साल के पहले इनके कार्यकाल को देख लिया जाए, जिन मुद्दों पर ये आए थे कि हम गंगा को साफ करेंगे, हम यमुना को साफ करेंगे, हम गाय की रक्षा करेंगे, आज वो मुद्दे इनकी 1 साल में कोई भी ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं है जिससे सीधा लाभ जनता को हुआ हो। अभी आप देख लीजिए, कोरोना महामारी ने पूरे देश को झकझोर दिया है और ये सरकार बिल्कुल मानवीयता के मूल्यों को भूल गई है, क्योंकि इन्होंने कोरोना के बहाने अपने खजाने भरे हैं। आने वाले समय में आप देखना, अभी आपने देखा है 3-4 दिन पहले पीपीई किट के बहाने उन्होंने तमाम बहुत बड़ा घोटाला इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है और उसमें उनको शर्म की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है। अरे भाई, अब जब आप सत्ता में से सत्तासीन हो तो आपकी जांच कौन करे? आप जब सत्तासीन नहीं रहेंगे तो आपके इतने घोटाले खुलेंगे कि इस भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के लोग शकल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यालय हुआ करते थे, सरकार आते ही वो कार्यालय सब 5 स्टार होटलों में की तरह तब्दील हो गए हैं। अचानक कहां से इतना पैसा इन लोगों पे आ गया? आने वाले समय में और जिस तरीके से ये लोग व्यवहार जनता के साथ कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में गरीब प्रवासी मजदूरों ने, जो इस राष्ट्र के निर्माता हैं, उनके लिए कोई इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार ने किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। आप मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप ही से कि आप कितनी बड़ी संख्या में मथुरा हाईवे पर होकर के NH2 और यमुना एक्सप्रेस वे पर होकर के वो प्रवासी मजदूर निकले हैं। उनकी वेदना को समझिए। कोई व्यक्ति जो है 1200 किलोमीटर दूर जा रहा है पैदल, कोई व्यक्ति 800 किलोमीटर जा रहा है, कोई 1800 किलोमीटर जा रहा है। एक जो व्यक्ति मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर से इतना लंबा सफर नहीं कर सकते हैं, वो व्यक्ति पैदल चलने के लिए, उस सफर को करने के लिए मजबूर हैं। उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ चल रहे हैं, कंधों पे बच्चे बैठे हुए हैं, सामान का बोरा सिर पर रखा हुआ है। उनकी महिलाएं, उनकी पत्नियां, उनके माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप छोटी छोटी टुकड़ियों में पैदल निकल के गए हैं। उस वेदना को देखने के बाद ये ऐसा महसूस होता है कि ऐसा नहीं है कि इस देश को पहले और किसी पार्टी ने या और जो राजनीतिक दलों ने संवारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी संवार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 6 सालों में उस देश को वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां 60 साल पहले हुआ करता था। उसी जगह इन्होंने ले जाके खड़ा कर दिया है। मुझे बड़ा दुख होता है, कोई भी नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं निकल के आया। ये मीडिया जानती है, ये बाकी की और सभी लोग जानते हैं। उमेश जी, प्रदीप जी भी बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से 1 साल के कार्यकाल गिलाए हैं, आप भी देख रहे हैं पूरे 1 साल का कार्यकाल, इससे पहले 5 साल का कार्यकाल भी रहा। अगर दोनों को 6 साल मिलाकर कहूं तो भी गलत नहीं होगा। इस 6 साल के कार्यकाल में जनता को और आम जनमानस को क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या दिया है योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों ने? बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। पहले तो आपके चैनल को बधाई कि आपने एक नई शुरुआत की है और उसमें जो सरकार की खूबियाँ और नाकामियाँ रखने का मौका दिया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और अब बात आ जाती है 5 साल की, 6 साल की उपलब्धियों की भारतीय जनता पार्टी की। हमारे अभी महानगर विनोद जी हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, भाई भी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से, ढंग से, बिल्कुल मैं नहीं जानता कि देवकी नंदन से कुछ इन्होंने सीखा हो। कथा के माध्यम से उपलब्धि तो ये कोई बता नहीं पाए, लेकिन जो इन्होंने बताया है, मैं अक्षर से आपको बता देना था इनकी उपलब्धि। इन्होंने दक्षिणा नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की थी, वो किसने बनाई थी, जरा बताने का काम करें। दूध की नदियों की बात करते थे ये लोग, जब नदियां बहा करती थी तब आप लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। आपका नदियों में कोई योगदान नहीं है। आज जब आपका योगदान है तो आप गंगा और यमुना का पानी आचमन लायक नहीं है। आप दूध की नदियों की बात करेंगे। दूसरा, आप विकास की अगर आप बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 6 साल की उपलब्धि, आप जो उपलब्धि जिन्हें बता रहे हैं वो नाकामी है। 6 वर्ष में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बता दे, माननीय मोदी जी ने देश में कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, माननीय मोदी जी ने कोई एम्स बनाया हो, माननीय मोदी जी ने कोई कारखाना लगाया हो, माननीय मोदी जी ने कोई नया रेलवे लाइन बिछाई हो। इन्होंने केवल बेचने का काम किया है। अडानी, अंबानी
के अलावा इनको कोई दिखाई नहीं देता है। ये उपलब्धियों की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वो झूठ का जनरेटर है जो बिजली तो 440 वोल्ट बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 880 वोल्ट करंट 1 घंटे बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि की बात करेगी। मैं पूछना चाहता हूं विनोद जी से, बताने का कष्ट करेंगे मथुरा में क्या दिया 1 वर्ष में, इस 1 वर्ष के कार्यकाल में मथुरा में क्या कौन सी आपकी उपलब्धि है जो भारतीय जनता पार्टी गिना सकती हो? पिछले 5 वर्ष में ऐसी कौन सी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी जो गिना सकती हो? आप कभी आपने हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ोगे? आप 2014 का घोषणा पत्र मैं आज ही उपलब्धि मान जाऊंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2014 का आपका घोषणा पत्र, अगर उसे एक बार आप वास्तव में अच्छे ईमानदार हो, देश के प्रधान सेवक हो, तो जनता के बीच में आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उस घोषणा पत्र को पढ़ के सुना दीजिए, मैं आपको देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मान लूंगा। इन्होंने घोषणा पत्र में बात नहीं करेंगे। 2014 का घोषणा पत्र कहां गया आपका? 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां गया 2 करोड़ रोजगार? 15 लाख देंगे। नहीं बलराम जी समय दीजिए आप। यहाँ चैनल पर सब बराबर है, ना सत्ता ना विपक्ष। मैंने आधा घंटे विनोद जी को सुना है कथा की तरह। अगर इतना ध्यान में भगवान में लगाता तब तक शायद ईश्वर प्राप्ति मुझे हो जाती। मैं पूरा समय मुझे दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे विनोद जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मथुरा में आप 1 साल में, केंद्र सरकार का हो गया पूरा, 3.5 साल आपको उत्तर प्रदेश सरकार में हो गए। आप देखो, मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूं ना, मोबाइल है, क्योंकि मैंने काम किया है। मुझे आप आज पूछ लो, 10 साल बाद पूछ लो, जो बच्चा पढ़ के जाता है उसे नकल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी चिट्ठी ले जा रहा है, समझो उसने घर पर पढ़ा नहीं, उसे नकल करने की आदत है। विनोद जी सीधा निशाना है, विनोद जी सीधा निशाना है। विनोद जी देख के बोल रहे हैं, मैं बगैर देखे बोलूंगा। हमने समाजवादी सरकार रही, विनोद जी कह रहे हैं लाइट नहीं आती थी। विनोद जी अपने मंत्री से बात कर लें अभी रोक करके। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा ये बता दे कि पूरे 3 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं से 2 यूनिट बिजली इन्होंने खरीदी हो, कोई पावर प्लांट इन्होंने लगाया हो, कोई सब स्टेशन इन्होंने बनाया हो, कोई बड़ा बिजली घर इन्होंने बनाया हो। समाजवादी सरकार का जो काम था, समाजवादी सरकार में जो पावर प्लांट बने, जो बिजली की व्यवस्था हुई, 2016 में कंप्लीट होकर चुकी थी, चुनाव आ गया, बनी हुई व्यवस्था हम लोगों ने पकड़ा दी। समाजवादी सरकार में यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, जिसमें फाइटर प्लेन उतारे जाते हैं। ये बताएं इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस हम लोग बना के चालू करके टेंडर करके इनको दे गए थे, जो हमने 21 महीने में मतलब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जमीन खरीद के बना के बता दिया। 3 साल में आज इन पर डाबर नहीं बिछा पाए उसमें। ये कहां विकास की बात करोगे? आज तक इन्होंने दूसरे की औलाद को अपनी औलाद बताया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बच्चा नहीं पैदा कर सकते, इसलिए दूसरों का फीता काटते हैं। मेट्रो का फीता माननीय योगी आदित्यनाथ ने काटा। हमारे स्टेडियम जो अखिलेश जी ने बनाया था, इकोना स्टेडियम, इकोना का मतलब आप समझते हो क्या होता है? इकोना भगवान विष्णु का नाम है। इन्होंने भगवान विष्णु, जो भगवान राम की बात करते हैं, भगवान विष्णु के वंशज भगवान राम थे, इन्होंने इकोना स्टेडियम का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया। भगवान विष्णु बड़े थे, अटल जी बड़े थे, अटल जी का सम्मान करते हैं। ये लोग केवल फीता काटना और नाम बदलना जानते हैं। मथुरा से लेकर उत्तर प्रदेश में कोई ऐतिहासिक काम बता दो इनका। इन्होंने सुनिए नहीं, हाँ कुछ नहीं बताया भाई आप। इन्होंने रेल बेच दी, इन्हें अडानी को एयरपोर्ट दे दिए, इन्होंने स्कूल बेच दिए, इन्होंने हॉस्पिटल प्राइवेट करने जा रहे हैं, रेल बेच दी। ये क्या छोड़ा इन्होंने बताइए? बताया ना, सब्सिडी दी है, यमुना शुद्धिकरण किया है, प्लस स्वच्छ भारत अभियान। 2014 में सुषमा स्वराज जी जिंदा नहीं है, अटल जेटली जी आज जिंदा नहीं है हमारे बीच में। 2014 में 13 में जब 375 रुपए का सिलेंडर था तो महंगाई इनको डाइन लगती थी। आज 800 रुपए का सिलेंडर है तो महंगाई इनको आप बताएं क्या लगती है? ये सब झूठ है इनका। महंगाई इनको सखी लगती है। आज की पोजीशन ये है हमारे। मैं पूछना चाह रहा हूं, ऐसे क्यों निर्णय ये लोग करते हैं? प्रधानमंत्री रात को 8 बजे, लोगों को डर लगता है। अब मैं यकीन बता रहा हूं, अब लोगों को डर लगता है। अगर कोई ये कह दे 8 बजे प्रधानमंत्री आएंगे तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या बंद कर। अच्छा प्रदीप जी, 8 बजे का कोई आंकड़ा कुछ अजीब सा नहीं लगता है? हर बार 8 बजे ही एक सुबह आना है तो 9 बजे आना है। भारतीय जनता पार्टी गणित मानसिकता की राजनीति करने वाले लोग हैं। देश के सच्चे किसान हितैषी चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा रहे। 29 तारीख को उनकी 33वीं पुण्यतिथि थी। ये लोग सबकी साथ और सबके विकास की बात करते हैं। पिछले 6 साल में उनकी समाधि पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रधानमंत्री फूल चढ़ाने नहीं गए। और स्मृति ईरानी गंगा स्नान करती है काले कपड़ों में, 30 मिनट के बाद मोदी जी फोटो ट्वीट कर देते हैं। ये क्या नैतिकता है इनकी? क्या चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? ये लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं और आने वाला समय होगा। इन लोगों के पास में गरीबों के बस के लिए किराया नहीं था।
850 करोड़ रुपए के इन्हें कार्यालय बना के तैयार कर दिए भारतीय जनता पार्टी में। ये भ्रष्टाचार नहीं किया, बताइए किसने पैसा दिया? मथुरा में 5 स्टार लेवल का कार्यालय बना है इनका, गरीब का मकान तो किसी का नहीं बना। आज गरीब दर दर पैटर भटकता है। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जितने भी श्रमिकों की मृत्यु हुई है रास्ते में चलने में, सबको 1-1 लाख रुपए खाते में देने का काम किया। आज आप चले जाइए पूरे प्रदेश में, रोडों में प्रवासी मजदूरों को खाने खिलाने वाला कोई मिलेगा तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लाल टोपी लगा के जगह जगह खाना खिला रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना के डर से घरों में क्वारंटीन हो गए। पहली बार 2 महीने में ऊर्जा मंत्री मथुरा आके दिखाई दिए। कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता गलियों में दिखाई नहीं दिया, गरीबों के साथ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इनको गरीबों से बदबू आती है। ये लोग धन्ना सेठों के लोग, गरीबों के इनसे कोई नाता नहीं है। गरीबों को लड़ाने का काम करते हैं। जब वोट लेते हैं तो सबको हिंदू बताते हैं, और जब अधिकार देने की बात आती है तो जाट यादव मुस्लिम सबको बांटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, ये दलदल है जो इसमें घुस के उन्हें। विनोद जी आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से सही है, उन्होंने एक बात कही कि जब ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, इस लॉकडाउन में सभी लोगों ने, या व्यापारी जो वर्ग ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया है इस बार, व्यापारी वर्ग ने, सब श्रमिक मजदूर हों या आसपास के रहने वाले, हमारे वृंदावन मथुरा आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जो मजदूर हैं, सबके खाने के लिए व्यवस्थाएं की। व्यापारी वर्ग उतरा, उसके बाद में तमाम सारी समाज सेवी संस्थाएं उतरी, लेकिन बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई नहीं दिया, किसी का खाना बांटते हुए दिखाई नहीं दिया बीजेपी के कार्यकर्ता। वो लोग कहाँ चले गए थे? सर हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हमने केवल संस्थाएं ही देखी हैं, अभी तक बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता द्वारा भोजन वितरण का कार्यक्रम हमने नहीं शूट किया है। सुनिए माननीय संचालक महोदय, इस आपदा की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ सेवा की है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कार्यकर्ता, मतलब सपा ने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की? सुनिए मेरी बात सुनिए, या भाजपा के नहीं, सपा और कांग्रेस ने की होगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत की होगी। अपना फोटो खिंचाने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और जिस व्यापारी के समाज की आप भी बात कर रहे हैं, वह पूरा व्यापारी समाज बीजेपी का समर्थक है। और बीजेपी के प्रेरणा से ही व्यापारी समाज ने पूरे आपदा काल में पूरे व्यापारी समाज ने और हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दिन रात एक करके आपदा के पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। रही बात हमारे मित्र उमेश जी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की, मैं आप सबके सम्मुख इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये प्रवासी मजदूर आए कहां से। जी उमेश जी इसका जवाब दें। ये प्रवासी मजदूर आए महाराष्ट्र से, जहाँ इनकी सरकार है। यह प्रवासी मजदूर आए राजस्थान से, जहाँ इनकी सरकार है। यह प्रवासी मजदूर आए दिल्ली से, क्या केजरीवाल की, हमारे विरोधी की सरकार है। यह प्रवासी मजदूर आए पंजाब से, क्या कांग्रेस की सरकार है। इन लोगों को केवल राजनीति के अलावा कोई चीज सूट नहीं करती। ये लोग बॉर्डर पे जाते हैं, प्रवासियों को ले राजस्थान के इंटीरियर से जब धौलपुर और अजमेर और वहां से प्रवासी इनके आते हैं, वो बॉर्डर तक आ जाते हैं, तब ये कहते हैं कि हम इनको ले जाएंगे। अरे अगर तुमको ले जाना था तो वहां से लेके आते। ये तरीका रहा कि यूपी के बॉर्डर पर आप दिखाने के लिए कहते हैं कि हमने बसें भेजी हैं। हमारे बच्चे जब हमारे नागरिकों के वहां से आए कोटा से, और वो सहमति से आए, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार बिना अनुमति के गई थी उनको लेने, सहमति से आए। उस समय उन्होंने बहुत विरोधा पीटा कांग्रेस की सरकार ने कि हमने अपने बच्चों को पहुंचाया है, और बाद में 19 लाख रुपए और 36 लाख रुपए का बिल लिया, इसको हमने भाजपा की सरकार ने तय किया है। हम पूरे उन बच्चों में कांग्रेस समर्थित भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारे लिए विषय मानवता का। उन बच्चों का वहाँ शोषण हो रहा था, वहाँ निवाह नहीं हो रहा था, वहाँ वो रह नहीं पा रहे थे, इसलिए सबकी सहमति बनी। उसमें उस सहमति में इनके लोग भी शामिल थे, इनके वरिष्ठ लोग भी शामिल थे, और हमारे भी मंत्रियों ने जब ये महसूस किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये महसूस किया कि उन बच्चों को उनके घरों पर पहुंचाया जाए, तब उन बच्चों को पहुंचाएगा, उसका इन्होंने बिल दिया। ये बताइए आप, ये क्या मानवता है? अच्छा, ये सेवा की बात करते हैं जी, ये जिस चीज का ये पेमेंट मांग रहे हैं जी। विनोद जी एक चीज, जिस समय कांग्रेस ने बसेस भेजी, 1000 बसेस भेजने की वादा किया कांग्रेस ने, तो इसमें आपको क्या परेशानी क्या हुई कि क्यों आप लोगों ने मना कर दिया? क्या सरकार, आपको ये लग रहा था कि हमारी जो बीजेपी सरकार है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो सरकार है, क्या वो कहीं गिरते हुए दिखाई देंगे अगर ये हेल्प कर देंगे तो? देखिए ये कोरोना था, ये कोरोना काल था, इसमें किसी पार्टी का मतलब नहीं था, ये सब समाज एक था, सारी पार्टियां एक थी। फिर मना क्यों किया गया? क्यों उनमें नुक्स निकाली गई? जी आपने तो नुक्स निकाली, आप ही की सरकार द्वारा जो नुमाइंदे आपके नीचे बैठे हो उन सभी
लोगों ने निकाली हैं। और उसमें बसें आकर सर 70,000 बसें ऐसी हैं, आपकी यूपी सरकार पर 70,000 बसें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल दयनीय स्थिति में हैं। स्कूल में इतनी सारी बसें दयनीय स्थिति में कि देखने लायक स्थिति है उन लोगों की। बिल्कुल चल रही हैं, दौड़ रही हैं, रोडों पर दौड़ रही हैं, रोडों पर दौड़ रही हैं सर। बिल्कुल नहीं चलाते जी। हम आते उन श्रमिकों को, क्योंकि वो गरीब है, तो हम उनको पूरे नहीं कर सकते। तो वैसे भी तो हादसे हुए, आपकी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, हमारी जिम्मेदारी थी, आपकी चुस्त विनोद जी हमने कहा कि इन लोगों की पहले चेकिंग होगी, इनके एनओसी लाइए, इनके ड्राइवर के नंबर लाइए, इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइए। अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल कह दिया विनोद जी। लेकिन एक चीज, आपकी सरकार की बसों से कितने हादसे हुए, तो क्या वो भी बसें खराब थी, ये भी मानिए फिर आप? देखिए एक्सीडेंट अलग चीज है। एक्सीडेंट कहाँ सर? एक्सीडेंट की परिभाषा क्या है? वो भी तो दयनीय स्थिति में थी बसें। जी बताइए, आपके ऊपर साफ कहा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? जिस तरीके से राजनीति हुई थी, आपने बसेस भेजी, बसेस भेजने का भाटरा जी द्वारा जो बसेस 1,000 बसेस भेजी, उसमें नुक्स निकाली गई कि इसमें ऑटो के हैं लाइसेंस, इनके लाइसेंस हैं, इनमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस दयनीय स्थिति में है। क्या रहा पूरा, क्या मानते हैं आप इसको? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपके कैमरे में रिकॉर्डेड है कि ये मजदूरों में भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जिन बसों की ये बात कर रहे हैं, जिस समय विदेशों से पूंजीपतियों के बच्चों को, परिवारों को, पूंजीपतियों को बिना टेस्टिंग करे देश में ला करके छोड़ दिया। 5 जनवरी को राहुल जी ने ये इनसे पूछा कि कितने एनआरआईओं को आप लाए हैं, तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने कहा कि हमारे पास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोरोना कहां से आया? कोरोना विदेश से आया। डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में शिरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में दंगे हो रहे हैं और उसमें 50 लोगों की जान चली गई। इनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ जो इनके आका हैं वो सबसे बड़े राष्ट्रपति को, देश के को ला करके यहां पर शो करते हैं अपना, और एक तरफ 50 लोगों की जान गई है। दूसरी तरफ आपने देखा है, इन खुली हुई आंखों से पूरी दुनिया ने देखा है जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। आप ट्रेनों में देख रहे हो, श्रमिक ट्रेनों में जो शौचालय हैं वो जिंदा कब्रगाह बन गए हैं उनके। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये उनको कोई मूलभूत सुविधा नहीं देना चाहते हैं। जब हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने उस दर्द को समझा तो उन्होंने सरकार से ये निवेदन और अनुरोध किया कि 1,000 बस में हम कांग्रेस पार्टी के खर्चे पे हम आपको देते हैं, जिससे कि आप इनको अपनी सुविधा के हिसाब से और इनकी सुविधा के हिसाब से, इनको गरीब लोग जो पलायन कर रहे हैं या जो लोग सड़कों पे परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। इन्होंने सब ट्रेनें बंद कर रखी हैं, इन्होंने बसें बंद कर रखी हैं, और इन्होंने 2 दिन बाद 19 तारीख को बहज बॉर्डर पर बसों को लेकर के गए। 18 तारीख को बहज बॉर्डर पर और 19 और 20 तारीख पर फतेहपुर सीकरी, राजस्थान और आगरा के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लेकर के 1,000 बसों को खड़ा रहा। मैं स्वयं खड़ा रहा बसों को लेकर के। उधर से हमने बसों की लिस्ट भेजी, उसमें से 879 बसों को उन्होंने सही पाया, जिनकी एनओसी थी, जिनका बीमा था, जिनका फिटनेस ओके थी। तो इन्होंने उन बसों के लिए ये कह दिया कि ये सब अनफिट हैं। एक तरफ इनके परमानेंट मंत्री 879 बसों को फिट और बिल्कुल एक्चुअल और सही बताते हैं, तो बहन प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप इन 879 को चला लीजिए, बची हुई बसों हम और 200-300 का आपको इंतजाम करके दे रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं चलाई? मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इनकी बात सही है तो आप बताइए या मेरी बात सही है? अगर इनके मन में खोट नहीं था, इनके मन में गरीबों के प्रति पाप और द्वेष भावना नहीं थी, तो क्यों 879 बसों को इन्होंने इस्तेमाल में नहीं लिया और किस तरीके से इन्होंने मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया? कारण ये था, बहन प्रियंका गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि अरे भाई आप अपने स्टिकर लगा लो इन बसों पे, आप अपने पोस्टर लगा लो, आप अपने झंडे लगा लो और पूरा खर्चा कांग्रेस बहन करेगी, पर इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा दो। इन लोगों की झूठ बोलने की आदत है। ये कैमरों में भी झूठ बोलते हैं, ये बंद कमरों में भी झूठ बोलते हैं, देश की जनता से भी झूठ बोलते हैं। ये बेनकाब हो गए हैं। मजदूरों के साथ जिस तरीके से ताजरी हुई है, जिस तरीके से मजदूरों का अपमान हुआ है, जो और मजदूर भूख प्यासे सड़कों पे, ट्रेनों में
बसों में अपनी जान दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर योगी जी को और मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं मांग करता हूं उमेश जी, प्रदीप जी बैठे हुए। प्रदीप जी, पहली चीज, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल, अखिलेश यादव जी द्वारा काफी दिनों बाद, इस कोरोना काल के पूरा जो काल चला था, इसमें काफी समय के बाद अखिलेश जी सामने आए, उसने मीडिया से रूबरू हुए, तमाम सारी चर्चाएं की उन्होंने। उसमें सबसे एक अहम चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि ये कोरोना हवाई जहाज के माध्यम से आया है। क्या था वो प्रकरण मेरी समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, अभी भी विनोद जी ने कहा कि केवल सपा और कांग्रेस दोनों ही केवल फोटो खिंचाने के लिए आगे रहती है, खाना बांटने की जो भी ये प्रक्रिया जो बता रहे थे, तो उसमें केवल फोटो खिंचाने के लिए आगे रहती। तो क्या मानते हैं, आपके सहमत हैं इनकी बातों से? और सबसे पहले वो हवाई जहाज वाली बात। देखो, सत्यता ये है जी कि 22 फरवरी को सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, जी रिकॉर्ड अगर आप निकाल लो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव जी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी जो वैश्विक महामारी बन सकती है, ये जहाज से देश में आएगी। अगर इसको रोका नहीं गया तो अगर ये जहाज से आकर के ट्रेन में प्रवेश कर जाएगी तो उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि अखिलेश जी कह रहे थे वो विरोधी थे, राहुल गांधी ने 5 तारीख को कही थी, 20 तारीख को अगर ये ध्यान दे देते, लेकिन चूंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाई जी, वहां लॉकडाउन नहीं था। इनकी बेशर्मी की बात मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री पूरे देश का है, कुछ स्टूडियो का है, बताने का काम करता हूँ। प्रधानमंत्री पूरे देश का है। सब नहीं आते इन लोगों को ये कहने में कि ये प्रवासी मजदूर दिल्ली में हमारी सरकार नहीं, दिल्ली देश में नहीं है, बिल्कुल देश में। क्या राजस्थान देश में नहीं है? बिल्कुल देश में। क्या छत्तीसगढ़ देश में नहीं है? जी देश में। क्या आपका पंजाब भारत में नहीं है? ये वैश्विक महामारी है कि स्टेट महामारी है? वैश्विक महामारी पूरे देश में फैल सकता है। तीसरा, कोटा से जिन बच्चों को लाए थे, कोटा में किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता बलराम जी। कोटा में मेडिकल की तैयारी वही बच्चा करेगा जिसके बाप की हैसियत 2 या 5 करोड़ की होगी, क्योंकि वो सब धन्ना सेठों के बच्चे थे। आपने अभी अपने मुंह से कहा है कि भाजपा का वोटर व्यापारी है, अभी कहा कैमरे में रिकॉर्डेड है। गरीब को अपना वोटर नहीं मानते लोग। इनकी मानसिकता इन्हीं के मुंह से गलती है कि जब व्यापारियों के बच्चों को लेने के लिए इन्होंने बस दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन गरीब के लिए ना बस थी ना रेल थी। मैं पूछना चाहता हूं कैमरा के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री ने एकदम आके लॉकडाउन कर दिया, उनको ये करना चाहिए था कि सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। मैं बसें ट्रेनें फ्री करता हूं और 5 दिन बाद हम लॉकडाउन लगाएंगे। आज इन मजदूरों की दुर्दशा नहीं होती। एक महिला बेचारी गर्भवती रास्ते में बच्चे को जन्म दे देती है, 160 किलोमीटर पैदल चलती है। शर्म नहीं आती है देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। एक 11 साल की बेटी ज्योति दिल्ली से दरभंगा जाके अपने बाप को लेकर साइकिल से जाती है और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्वीट करती है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से उस बेटी के लिए 2 शब्द नहीं निकलते हैं। अखिलेश यादव जी ने उस बेटी के लिए भी 1 लाख रुपए भेजने का काम किया और उस बच्चे को भी 1 लाख रुपए देने का काम किया। सर कहाँ किया? वो तो ये कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने में रहती है, कहाँ किया सर? अभी मेरे पास डिटेल है। नहीं, मैं विनोद जी की बात कर रहा हूँ। विनोद जी कुछ भी, मैंने एक पहले ही शब्द में ये कहा था, भारतीय जनता पार्टी झूठ का जन्नत है जी। ये अपनी बात को सच करते हैं। मैं विनोद जी से कैमरा के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 5 साल में 3 साल में ये बता दो योगी आदित्यनाथ जी मथुरा में कौन सा ऐतिहासिक काम किया है। और मैं गिना दूं आपको, अखिलेश यादव समाजवादी सरकार बनने के बाद में। अब आपने एक सवाल छेड़ दिया प्रदीप जी, आपने एक सवाल छेड़ दिया, अब फिर वो इतिहास सुनाएंगे पूरा, फिर उसको केवल सवाल का बात होगी जी। हमारी सरकार जब समाजवादी सरकार थी जी, आप यहीं से निकल जाइए, मल्टी लेवल पार्टी आपको दिखाई जी, ऐतिहासिक काम जी, जिसमें आज ये उद्घाटन करना चाह रहे थे। तो मल्टीनेशनल तो कहते हैं कि बीजेपी ने बनाया, पूरी वृंदावन जाने के किसने बनाई है जी? ये पूरी फैसिलिटी सेंटर किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, कहते हैं पूरी बीजेपी ने तो पूरा देश बनाया, तो उन्होंने बोला है ना, पूरा देश बीजेपी ने। नारियल फोड़ने से काम नहीं हो जाता है जी। जब से मोदी जी ने जन्म लिया प्रधानमंत्री के रूप में जी, उससे पहले देश में न एयरपोर्ट थे जी, न ट्रेन थी जी, न एम्स था जी, न गंगा थी, न यमुना थी, न सूर्य था, न चंद्रमा था। सब इनके आने के बाद ये लोग वो बात कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने लिखित में माफीनामा मांगा। जिस वीर सावर को वीर कहते हैं, उससे बड़ा कायर कोई नहीं था, उसने जेल से 100 बार लिखित में माफी मांगी। ये इनकी बात आप करोगे? ये जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे थे और ये लोग माफी मांग रहे थे, ये मुखर फेंकने जो थे, आप इनकी बात करोगे? ये तो कुछ भी कर सकते हैं जब जो आदमी देश का नहीं हुआ। और आज की अगर आप बात करो, अभी विनोद जी ने कहा, आपके सामने कहा है, विनोद जी महानगर अध्यक्ष सम्मानित पद है जी, और महानगर अध्यक्ष के साथ साथ कार्य विभाजन भी इनके है जी। अध्यक्ष विनोद जी थोड़ा ताकतवर हुए संगठन में जी, एक विधानसभा और अध्यक्ष चुन लिया, अध्यक्ष को भी पूर्ण अध्यक्ष उन्होंने बना दिया है, पूर्ण अध्यक्ष नहीं है जी, विनोद जी ने बना दिया, क्योंकि ताकत राजनीति में बड़ी चीज होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ
विनोद जी यहाँ बैठे, 2 ही सेकंड में मुझसे पूछना जी। कि विनोद जी मथुरा वृंदावन के लिए कोई ऐसा पैकेज बताओ जो 3 साल में योगी जी ने दिया हो। जी मथुरा वृंदावन में किसी सड़क पर निकल जाओ, गड्ढे के अलावा कुछ जी। हो। हमने गोवर्धन के चारों तरफ रोडों को 4 से 88 करोड़ रुपए का 4 लेन बनाने का काम किया। कार्य चालू होने के बाद उन्होंने 3 साल में 2 रुपए नहीं दिया। गोवर्धन में बाईपास हमने बनाया। आप बताओ तो सही आपने क्या किया? हाँ किया आपने। हनुमान चालीसा पढ़ने से बंदर भाग जाएंगे, चनौरी खिलाइए बंदर भाग जाएंगे, थाली और ताली बजाने से भी ताली कोरोना भाग बजाएंगे, जाएगा। ताली बजाएंगे। जी। अब तो लोग चिंतित हैं। और सुनिए, जी शर्म आती है प्रधानमंत्री जी को, खुद आई है 2 दिन से। अब पिछले 2 बार से बेचारे प्रधानमंत्री कुछ जनता के बीच में कहने नहीं आ रहे हैं, चुपचाप चिट्ठी भेज दे रहे हैं। क्योंकि कितनी बार झूठ बोलेंगे, आंखों में शर्म तो चुभती है ना। अब रात को 8 बजे नहीं आ रहे, कार्यक्रम जारी, कल प्रधानमंत्री 11 बजे आएंगे, फिर कैंसिल हो गया क्योंकि जनता में क्या कहेंगे, कुछ किया ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना महामारी में कहां से वेंटिलेटर खरीदे आपने, बताने का काम करेंगे। कहां से मास्क घोटाला हो रहा है, तमाम विधायकों ने मास्क के लिए पैसा दिया, घोटाला हो गया। आज जनपद मथुरा में खाना पीने जो संस्थाओं से खाना खिलाया जा रहा है और इनके अधिकारी और इनके नेता बैठ के भ्रष्टाचार 5 करोड़ रुपए का कर दिया मथुरा में, थोड़े दिन बाद खुल जाएगा। ये वो लोग हैं, इनको इनसे ज्यादा गाना और बजाना कोई नहीं जानता है। काम करना इनके बस की नहीं है। घरें चलाना जानते नहीं हैं, संतान पैदा करना ये जानते नहीं हैं, दूसरे के बेटे को बाप बेटा बनाना इनकी जिम्मेदारी है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव के काम के फीता काटने के अलावा राम नाम जपना और पराया माल अपना, दूसरा कोई काम योगी आदित्यनाथ जी बता दें। मेट्रो हमने बनाई, विधानसभा हमने बनवाई, स्टेडियम हमने बनवाया, एम्स हमने बनवाया, और तो और गोरखपुर उनका जिला है, हमने एम्स के लिए वहां जमीन दी, काम चालू करा दिया 3 साल में, वो भी अधूरा पड़ा है। सैफई में बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है कोरोना के लिए काम आ रहा है। ये केवल कहते हैं। विनोद जी से आप 2 साल 3 काम पूछ लीजिए मथुरा में ऐतिहासिक के ऊपर, मुझसे जवाब ले लीजिए। प्रदीप, पहले तो आप ही से मेरा सवाल, जिस तरीके से मैं मानता हूं, ठीक है, सत्ता में बीजेपी आई, 6 साल करीब कार्यकाल को हो गए सत्ता में आने के बाद, इस 6 साल में विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो पाया? विपक्ष कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाया इन 6 साल में? क्या मतलब मोदी से डर गए विपक्ष, या डर के चुपचाप बैठ गए, या कोई अच्छा चेहरा नहीं है जो मोदी को टक्कर दे पाए? बलराम जी को छोटा सा कह दूंगा जी, विपक्ष की अगर बात करो, विपक्ष अपनी जगह सही है। जी, हम लोग स्टेट की राजनीति करते हैं, जी, हमें दिल्ली की राजनीति नहीं करनी है। जी, उत्तर प्रदेश में बच्चा जानता है कि अखिलेश यादव विकासपुर से, जी, बच्चा जानता है। विनोद जी बता देंगे अखिलेश जी अच्छे काम किए कि नहीं किए, बुराई बता दें उनकी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे। रही बात केंद्र की, सबसे बड़ा जो कुठारघात हो रहा है इस समय, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, जी, मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। जी, और आपका काम है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। जी, कल आज 1 साल पूरा हो गया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कभी किसी पत्रकार के सामने रिपोर्टर बयान देते? आज तक 6 साल में कभी देश के प्रधानमंत्री ने ये बताया कि आज मेरा 1 साल पूरा हो गया, मैंने ये काम किया है? जी। क्यों नहीं आते? कल देश के प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में स्वीकार किया है कि भारत की जीडीपी 0 से भी नीचे चली गई है, और ये लोग कह रहे हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। जी। इस देश की आर्थिक स्थिति 70 सालों में पहली बार 0 से नीचे गई है। विकास तो बहुत दूर की बात है, और श्रम की बात है, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। ये जो 60-70 सालों में देश यहाँ तक पहुंचा, इन्होंने वापस उसी जगह पर जाकर खड़ा कर दिया। और देश को सुनिए, अब ये नई चीज आपको बताया जा रहा है। जी, 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 कल ही तय हुआ है, उत्तर प्रदेश की 60% मंडियां अडानी को देने जा रहे हैं। 80% तेजस जैसी ट्रेनें ये सब अडानी की चल रही हैं, और देश में BSNL भी अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। और कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। कितना आत्मनिर्भर बनोगे कि ट्रक जाती है गोरखपुर और पहुंच जाती है उड़ीसा, तो ट्रेन भी आत्मनिर्भर हो गई। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई है। क्या हो रहा है मेरे देश में? अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल और, देखिए एक सवाल और, कभी, लेकिन ये नहीं पता कि ट्रेन भी इनकी हम खा रही है। जी, बिल्कुल सही बात है। मेरी एक सवाल है जी, विनोद जी से 3 साल में कोई भी ऐतिहासिक काम मथुरा में सरकार का मुझे मैं पूछता हूँ। अच्छा, पहला आप ही से मेरा एक सवाल एक और, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, क्यों टूटा वो गठबंधन? क्या मतलब था, क्या था उसमें? कश्मीर वाली बुआरी का उनका गठबंधन हुआ, क्यों टूटा? नहीं, मेरा तो आप ही से सवाल है, उसको मैं जवाब ले लूंगा। मैं जरूर विनोद जी जवाब दूंगा। पहले आपसे मेरा एक सवाल है ये कि पहले बना क्यों और फिर टूटा क्यों? राजनीति में बहुत सारी चीजें बनती और बिगड़ती रहती है। एक सेकंड जी, मैं बहुत बता रहा हूँ। नहीं, पहले तो आप लोग विरोध में थे। अरे बात तो सुनो जी। तो मैं जवाब दे रहा हूँ जी। नीतीश कुमार ने कहा मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, पर भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज वही सारी सरकार चला रहे हैं। पीडीपी वाली बुआ जी, जिनको ये कहते थे
क्योंकि इनका गठबंधन पुराना है। जब भी अटल जी की सरकार में आतंकवादी छोड़े गए थे, उनकी बेटी छोड़ी गई थी, आतंकवादी वापस दिए गए थे, उनको वापस दिया गया था, सारी 60 मांग इन्हीं की है। ये करें तो लीला और हम करें तो पाप। अनुप्रिया पटेल से इनका गठबंधन था, इनका गठबंधन राजभर से था, और जो मंत्री था वो सच्चाई बात करने लगे। प्रदीप जी आप घुमा रहे हैं, आप फिर घुमा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल कि क्यों बना और क्यों टूटा? इनका क्यों टूटा? अरे उनको मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना, उनका बता रहा हूँ, वो अपना बताएंगे, आप अपना बताएंगे जी। राजनीति में प्रयोग होते रहते हैं जी, मतलब ये प्रयोग था, जनता ने स्वीकार नहीं किया जी, हमने सोचा जरूरत नहीं है जी। हमारा गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी से बना जी, बहन जी को हमें तो आज भी अच्छा लगा, जी। वोटर को बहुत अच्छा लगा। दलित पिछड़ा एक होना चाहता है, लेकिन बहन जी इस समय बहन जी ने कैसे तोड़ दिया, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव जी ने गठबंधन नहीं तोड़ा, ऐसे अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं तोड़ा। तो ये राजनीति में प्रयोग है। हम लोग व्यापार करते हैं, जरूरी नहीं हर व्यापार अच्छा चले, हो सकता है व्यापार में घाटा भी हो जाए। मतलब ये वाला प्रयोग जो था वो विफल गया। अगर व्यापार में घाटा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हम दूसरा कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो ये जो प्रयोग किया था ये विफल हुआ ना, विफल हुआ। सरकार हार गई पूरी सरकार, तीनों गठबंधन। मतलब एक जने को, अच्छा एक प्रदीप जी, एक को हराने के लिए 3 पार्टियां, एक जब सत्ता में एक पार्टी को हराने के लिए जी, जब सांप्रदायिक ताकतें देश में बढ़ेगी जी, तब तक सेकुलर लोग एक होते आए और होते रहेंगे जी। सेकुलर भी जरूरत पड़ेगी तो सेकुलर लोग एक मंच पे आएंगे और इन मौका पर ताकतों को बढ़ाने का काम करेंगे। और आप नोट कर लीजिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, थोड़े दिन का ये साल तो गई जी, 6 महीने की सरकार होनी चाहिए। 2022 में समाजवादी सरकार बनाएगी और जो देश प्रदेश जो विकास के रास्ते से भटक गया है उसको विकास के रास्ते बनाने का हमारी काम करें। जी। विनोद जी आपसे मेरा सवाल, जब मोदी की सरकार आई थी तो मोदी जी ने तमाम सारे वादे किए थे, उसमें सबसे एक अहम बात आता कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 6 साल पूर्ण हो चुके, दूसरे कार्यकाल का भी प्रथम वर्ष पूरा होने जा रहा है। क्या किया आपने? उपलब्धि गिनाई कि सब्सिडी दी है, योजना साफ करी है, ये साफ किया है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रोजगार क्या दिया? लोगों को अभी तक रोजगार मिल पाया है? आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नहीं, देखिए रोजगार कोई ऐसा विषय नहीं है कि एक जादू की छड़ी हो कि उसको एकदम से समाप्त किया है। सर धीरे धीरे भी बता दीजिए। हाँ, भारत सरकार ने इतने कदम उठाए और उनके द्वारा हर सेक्टर में युवाओं को रोजगार मिले जी, किसानों को किसानी करने के लिए सस्ते लोन दिए गए, मुद्रा के अंतर्गत अनेक करोड़ों किसानों के लिए लोन दिए गए जिनके द्वारा उन्होंने अपने रोजगार प्रारंभ किए। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट को, छोटे उद्यमियों को हर सेक्टर में हमारी सरकार ने सर आपकी निर्मला सीतारमण जी छोटा उद्योगपति किसको कहती हैं पता है? वो उनको किसको कहती हैं? जिसकी आय 6 लाख से 18 लाख तक हो। अब उसमें जो ढकेल चालक है वो बेचारा 10,000 20,000 रुपए महीने कमाता होगा, साल का कमाता होगा 1 लाख रुपए, तो 1 लाख वाला तो बचा ही नहीं, उसको लोन कहाँ से मिलेगा? उसकी तो कैटेगरी नहीं बची है। नहीं, क्यों नहीं बची है? कहाँ बची है सर? इसके लिए 50,000 रुपए का लोन, 50,000 रुपए का करोड़ों लोगों को लोन दिया है। 6 करोड़ लोगों को लोन दिया है। 6 करोड़ डाटा है ये कोई मेरे और आपके कहने की बात थोड़ी ना, ये तो डाटा है। 6 करोड़ युवाओं को मुद्रा के अंतर्गत लोन दिया गया जी। ये 6 करोड़ के रोजगार उत्पन्न नहीं हुए जी। इसी प्रकार से अनेक सेक्टरों में हमने किसानों के लिए काम किए, अनेक योजनाएं हमने चलाई। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमने 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कवर के मोदी केयर के अंतर्गत लाए, जिसमें 50 करोड़ लोगों को जो कि जिन गरीब परिवारों को जब उनके घर में गंभीर कोई समस्या हो जाती थी, बीमारी हो जाती थी, वो बर्बाद हो जाते थे, उनके मकान तक बिक जाते थे, उन लोगों को मोदी सरकार ने कवर दिया कि आप 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य 5 लाख रुपए तक का अगर उसके जीवन पर कोई बीमारी आती है, उसका खर्चा होता है, तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी। मैं समझता हूँ कि ये विश्व की सबसे बड़ी योजना मोदी केयर के नाम से भारत में लॉन्च हुई। एक अभी विनोद जी एक अभी और एक घोषणा हुई है, बहुत अच्छी घोषणा हुई है, मैं भी सराहना करता हूँ। 20 लाख करोड़ रुपए की 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है टोटल। अभी संजीवनी दी गई है, कहा जा रहा है कि संजीवनी है लोगों के लिए। इसमें आम आदमी को क्या मिलेगा और क्या क्या मिलेगा? रोजगार कैसे? जब देश की तरक्की होगी तो आम आदमी के लिए वो सर तरक्की कैसे होगी ये तो बताइए। इसमें बैंक माध्यम बना दिया गया, जो लोन देने की जो प्रोसेसिंग बताई है उसमें बैंक माध्यम बना दिया गया। नहीं आप मेरी बात जी बताइए मैं बाद में पूछ लूंगा, बताइए आप। अब कांग्रेस क्या चाहती है
कि जैसे इनके कार्यकाल में होता रहा था। जी मैं एक बात बीच में कह दूं कि ये सेवा की बात करते हैं। जी जब 2012 में उत्तराखंड में त्रासदी आई थी तो इनके ये एक बड़े नेता, उनके द्वारा 2.5 लाख रुपए एक लाश को उठाने के लिए 2.5 लाख रुपए का ठेका इनकी सरकार ने दिया था। आप क्या बात करेंगे इनकी सेवा की? ये तो जनता जानती है, और जनता ने जिस प्रकार से हमको समर्थन दिया है, जनता इसको वेरीफाई करती है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की और जनता की और समाज की सेवा में संलग्न रहते हैं। ये कोई हमारे तुम्हारे कहने से मैं आलोचना कर दूं, ये आलोचना कर दें, ये आलोचना कर दें, और कोई आलोचना करते, देश के भाग्य का निर्णय देश की आम जनता करती है, और उसकी एक एक वोट करती है, और उस वोट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्टेट सर्टिफिकेट दिया है। पहले केंद्र की सरकार में 283 सीट आई थी, उसके बाद इन्होंने कहा था गई भाजपा सरकार 303 सीट लाकर देकर इनके मुंह को बंद कर दिया। और मैं फिर कहता हूं, प्रदीप भी कह रहे हैं सपने देख रहे हैं, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, अखिलेश जी की सरकार आएगी, 3 से 25, 3 से 12 प्लस 13 गठबंधन की सीटें हमारी थी। अगर 3 से 12 से अधिक सीटें नहीं आए तो मैं इसी चैनल पे आपसे चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं, इसी चैनल के माध्यम से आप इनको बुला लेना। 2022 में चुनाव होंगे, उसके बाद 3 से 12 सीट से ज्यादा नहीं आए तो ये जो कहे मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। जी कुछ कह रहे थे? ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, भाई साहब ने वो बात कर दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक बार सुन लेते हैं। जिस तरीके से उमेश जी कुछ कह ये कह रहे हैं कि लाशों को उठाने के लिए 2.5 लाख रुपए कांग्रेस ने एक लाश पर खर्च किया, लगता है वो ठेका भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में उठा हो, लगता है वो ठेका भाजपाइयों के नेताओं के घर में उठे हों। ये सब झूठे आरोप लगाना जानते हैं। आप बताइए, क्या कहीं कोई बात इस तरीके की गले उतर रही है? कभी आपने मीडिया में पढ़ा कि एक लाश को उठाने के लिए 2.5 लाख का ठेका उठाया गया है कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस सरकार ने मानव की सेवा की है। मानव सेवा करना अगर अपराध है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मानव सेवा कर रहे थे, उसके एवज में उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। इनकी नजरों में आज मानव सेवा भी अपराध है। इनके यहाँ इनकी मथुरा की हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी वो कुत्तों की सेवा कर रही हैं। आप फेसबुक पे देखिए, उनके ट्विटर हैंडल पे देखिए, वो कुत्तों के सिर पे हाथ फेर रही हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे और अन्य भाजपाइयों से गुजारिश करूंगा, अगर एक फोटो उनका कुत्तों की बजाय किसी गरीब के बच्चे पे के सिर पे हाथ फेरता हुआ आ जाता तो उन गरीबों को, मथुरा के लोगों को की हौसला अफजाई होती कि हमारी सांसद कम से कम हमारे गरीबों के साथ सहानुभूति के तौर पर, प्रत्यक्ष नहीं है तो सहानुभूति के बतौर ये आज मथुरा की जनता श्रीकांत शर्मा जी को विधायक बना करके और सांसद हेमा मालिनी जी को सांसद बना के आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आप देखिए, ऊर्जा मंत्री मथुरा के हैं, मथुरा वृंदावन विधानसभा से विधायक हैं। जितनी FIR मथुरा वृंदावन विधानसभा में उन उपभोक्ताओं की हुई हैं, झूठे मुकदमे लिखाए गए हैं इनकी तरफ से, उनका रिकॉर्ड पूरा के पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अमर सिंह जी ने सीधी टिप्पणी करके प्रमुख सचिव ऊर्जा को एक पत्र लिखा था कि बहुत झूठे मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, इनको रोका जाए। मेरी कोर्ट में आए दिन झूठे मुकदमे पकड़े जा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि झूठे मुकदमे में पंजीकृत कर करके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, महंगी बिजलियां दे रहे हैं। एक चीज, अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है लल्लू जी को, तो इसमें षड्यंत्र मानते हैं कुछ ना कुछ के षड्यंत्र है ये पूरा लल्लू जी फतेहपुर सीकरी पर बसों को लेकर के हम मेरे साथ खड़े हुए थे। वो कह रहे थे, वो अनुरोध कर रहे थे कप्तान से आग्रह के से कि इन बसों को हमको गाजियाबाद और नोएडा ले जाने दो। उन्होंने वो पत्र भी दिखाया, उनका जो प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने उनको भेजा था मेल पर कि ये देखिए, अवनीश अवस्थी जी ने कहा 500 बस नोएडा बॉर्डर पर, 500 बस गाजियाबाद बॉर्डर पर। बोले भाई, हम इन बसों को कोई उड़ा के नोएडा और गाजियाबाद नहीं ले जाएंगे, जाएंगे ये रोड के सारे। तो वो ये कहते हैं, इस आदेश को मैं नहीं मानता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आदेश मेरे पास नहीं आएगा मैं सीमा पार नहीं होने दूंगा। एक सरकार एक और आदेश दो, अधिकारियों के आदेश नहीं मानने हैं। ये इनकी सरकार की कारगुजारी है।
कहना कुछ करना कुछ। अच्छा, इनकी करनी उमेश और जी, एक चीज कथनी में और, फर्क है। जो फोटो लल्लू जी की आपने पूछा कि वो क्यों न्यायिक हिरासत में, एक झूठा मुकदमा इन्होंने लखनऊ में लिख दिया कि आपने लिस्ट गलत दी है, उसमें 420 लगा दी। आप किसी भी एडवोकेट से पूछ लें, 420 लेन देन पे होती है। कोई लल्लू जी ने नगद रुपए का कोई आदान प्रदान इस सरकार से नहीं किया है। लल्लू जी ने प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव श्री अमित सिंह जी ने सूची भेजी थी बसों की। अगर आपको उसमें से कुछ बसें अगर आपको गलत मिली हैं, 100-125 बसें, तो हम दूसरी भेज देते हैं। इसमें मुकदमा लिखने की क्या बात है? आपकी मानसिकता है कि मानव सेवा करने वाले जेलों में रहें और जो मानवों का पे अत्याचार करें वो जो है भाजपा में आ जाएं, उस भाजपा के गंगा जल में नहा करके पवित्र हो जाएं। ये इनकी मानसिकता चल रही है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं और फिर पुनः कहना चाहूंगा मथुरा के जनप्रतिनिधियों से कि भाई आप लोग निकल के मथुरा की जनता की सेवा करें और आप लोगों के खड़े रहने से मथुरा की जनता का हौसला अफजाई होगी। इस कठिन परेशानी में आप लोग नहीं रहते हो, सिर्फ वोट मांगने के लिए गली गली में डोलते हुए नजर आ जाते हो। जी उमेश जी, एक सवाल और मेरा आपसे चलते चलते, जिस तरीके से अभी जो एक लीडरशिप आपके जो कांग्रेस में, क्या कोई ऐसा लीडर नहीं बचा जो कि मोदी के सामने उतर पाए? क्योंकि दिख रहा है कि विपक्ष बिल्कुल शांत बैठी हुई है, बीजेपी का कोई प्रदर्शन नहीं है। जिस तरीके से इतने बड़े बड़े प्रदर्शन कांग्रेस करती थी, आज बिल्कुल नहीं है। जनता के हित में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब क्या दब गई है कांग्रेस, कुछ कहना नहीं चाहती है, या कोई अच्छा लीडर नहीं है जो कि उसको मार्गदर्शन दे सके सभी कार्यकर्ताओं को? अभी आप देख रहे हो कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोग्राम हैं जी, वो मीडिया में ही चलते हैं जी, जनता में नहीं चलते जी। हैं। आप बताइए कितने प्रोग्राम, कितनी योजनाएं इनकी, कितना विकास आप अब किसी भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से दिखा दो। जी, हमारे राहुल गांधी जी ने न्याय योजना की बात करी है। इस समय जरूरत है 10,000 रुपए सरकार तुरंत गरीब परिवारों को दे 6 महीने तक 7,500 रुपए पर मंथ उनको दे, जिससे कि अर्थव्यवस्था, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिले और उस गरीब को भी सहारा मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर भाजपा के चश्मे से कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको सिर्फ मीडिया और भाजपा के अलावा, मोदी जी के अलावा कोई दिखेगा नहीं। हम लोगों ने पिछले 60 दिन में जितनी जनता की सेवा हमने की है, सब लोग देखते हैं। ये आरोप लगा रहे कि हम कैमरे के सामने फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। अरे भाई, हम फोटो खिंचाने के लिए नहीं जाते हैं। एक भी हमारा फोटो इस तरीके का हो कि हमने कोई फोटो शूट कराया हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपनी माँ से मिलने जाते हैं, उनसे पहले उनके घर पे कैमरामैन पहुंच जाते हैं। अरे उनको जरूरत है उन कैमरामैनों की, उनको जरूरत है उन फोटोग्राफरों की, क्योंकि मोदी जी कैमरे के सामने ही रहना चाहते हैं। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा पब्लिक के बीच में रहना नहीं चाहता है। अगर वो उनके सामने से कैमरा अगर हटता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। जी विनोद जी, आपसे मेरा सवाल, तमाम सारी बाहर की चर्चाएं हो गई, अब अपनी गृह जनपद की चर्चाएं कर लेते हैं। वाकई में प्रदीप जी ने एक सही सवाल कहा था। योगी सरकार ने वृंदावन और मथुरा के लिए अभी तक क्या दिया? मथुरा और वृंदावन, संक्षिप्त में प्लीज विनोद जी, संक्षिप्त में थोड़ा सा। मथुरा वृंदावन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई हैं और जितने काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार के एक कार्यकाल में, जबकि भाजपा का अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, अभी माना जाए तो आधा कार्यकाल सर 3 साल हो गए सर यूपी सरकार को, तो 3.5 साल, माफी चाहता हूँ। लगभग पहले 6 महीने में कोई भी योजना धरातल पर किसी भी सरकार की नहीं आ पाती है। पहले जो 6 महीने का फेज रहता है वो योजना बनाने का, चुनावी वर्ष सर पे मुझे बोलने नहीं, ये तो सामान्य काम है। एक बार बता रहे हैं जी, बताइए। आप सीधे काम गिनाइए, बोलिए ये मैंने किया, ये मैंने किया, सीधे गिनाइए आप। विकास ट्रस्ट के द्वारा जी और ब्रज विकास बोर्ड के द्वारा जी जितना काम यहाँ योजना सर क्या कौन सा काम हुआ है योजना का, और काम का नाम पता चले? पूरा जल निगम के द्वारा पूरे शहर को सीवेज के द्वारा जोड़ा जा रहा है। वो कांग्रेस का काम है। अभी तक आप बोल लीजिएगा, सुन लीजिए। कांग्रेस प्रदीप जी बताएंगे कौन?
ये कांग्रेस का काम था, सपा का था? जी ये बता दो। नहीं, सपा का काम था या कांग्रेस का था, ये बता दो। मनमोहन सिंह सरकार में 1800 करोड़ सरकार को दिया। सपा का काम था या कांग्रेस का था, ये बता दो। आप अपनी बताइए, बात को मत घुमाओ। नहीं, आप अपनी बताइए। निर्णय कर ले पहले। ये कह रहे हैं हमारा काम था, ये कह रहे हैं हमारा काम था। पहले तो विनोद जी को बधाई देना चाहता हूं, विनोद जी ने कहा 3 साल सिखाया, तो लगता है विनोद जी को सीखने मिलेगी पता। जी विनोद 12 से अधिक 312 में एक तो विनोद जी की मिलनी नहीं, अब क्या हुआ? विनोद मिलनी चाहिए क्या नगर निगम ऐसी हो गया? वैसे समाज केवल पिटने के लिए या लुटने के लिए या वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जब नगर निगम ऐसी हो गया तो वैसे समाज के जनता ने जब भाजपा को वोट ही देता गया कि प्रतिनिधि की मिले जी एक ही पहले की जवाब ये देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता कभी सीट के लिए नहीं सोचता है। कैसे बात करो? आपने पूरा जिला उतार दिया था विनोद अग्रवाल की उधर प्लस, लेकिन वो प्लस आपका तो बने ना सोया चलो सो निकाल। नहीं, भाजपा मैंने विनोद अग्रवाल नहीं, भाजपा सरकार नहीं, मैंने लिखा था भाजपा सरकार। जैसे आप हम छोटे छोटे गाँव में सब लोग साथ में बैठे रहते थे जी तो हम जब छोटे छोटे पढ़ते थे गाँव में रहते थे, मदारी आता था और वो खेल दिखाता था साथ में मेले वाला जी साथ में मेले का जी और वो चूंकि साथ में कोर्ट में अपना चुना लाता था जी तो वो बार-बार गुम करके कहता था अभी मेरा साथ को रोक ले गया और कहता चुना ले लो तो लोग चुनेंगे नहीं। जब लोग जाने लगते तो फिर वाला साहब को छोड़ देता था, कभी साहब को रोकने करेगा मेरा फिर उसको छोड़ देगा, जोड़ता था नहीं न से सांप मेरा सांप को काटता था न सांप मेरे को काटता था, केवल चुना मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की केवल चुना मिल रही है, ना तो विकास दिखेगा न देश की तरक्की दिखेगी। जैसे लोगों को लगता है, इनको लगता है कि हमारी स्थिति खराब होने जा रही है, तो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान नहीं, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है आपको? हमें प्रेम नहीं है, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है? मेरे फादर आर्मी में पाकिस्तान से प्रेम को छोड़ दो। पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मैं, फादर क्या करता हूँ इससे मतलब नहीं है। आप बिल्कुल रहे होंगे, बिल्कुल आप जिनको पूर्वज मानकर आ रहे थे तो एक कोई बता दे किसी आजादी की लड़ाई में किसी आरएसएस के कक्षाधारी का कोई योगदान हो, आप बताइए। पूरा गांधी जी बनाते नहीं मानते, योगदान है इनका, मुखबरी में योगदान है। आप देखिए गांधी बनाते नहीं, क्यों नहीं मानते? अच्छा वोट से जिंदाबाद है बताते हैं गौर से जिंदाबाद। जो गांधी के हत्यारों को जिंदाबाद नहीं आप उनको देखो नहीं, बिल्कुल आप गांधी जी को मानता हूं और गांधी जी के हत्यारों को जिंदाबाद मानते हैं। नहीं, गांधी जी ने वो बीज बो दिया, गांधी जी ने वो बीज बो दिया दरबारे के समय। गांधी जी की बात कर रहे हैं, आज बोलने दो अरे सुनो इनको बोलने दो, कैमरा देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो गांधी जी बीज बोने वाले थे और सावरकर ने गांधी जी की हत्या की और गांधी सावरकर जिंदाबाद है, तो जो भी विदेश से आता है उसको आप चरखा चलवाने क्यों ले जाते हो? सावरकर की समाधि कहीं हो तो वहां ले जाओ, मत्था टिकाओ सावरकर गया, सावरकर की चिट्ठियां बनवाओ जो अंग्रेजों से माफी मांगी है, क्यों गांधी जी के पास ले जाते हो भाई? जब वोट लेना हो, अपनी इज्जत बतानी हो तो गांधी आ जाते हैं और जब कोई विकास की बात हो तो सावरकर जी आपके पिताजी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दो उंगली से आप है, जिसको हम कहते हैं सावेड़, इधर से भी चलती है और इधर से भी चलती है। भारतीय जनता पार्टी का देश से और देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। देश के विकास की बात कर रहे थे, मथुरा की पूछ रहे, एक बताया बता ही नहीं पाएंगे, एक बताया कोई विकास है ही नहीं, विकास कोई हो जभी तो बताएंगे। विकास की बात करते हैं वो प्रोजेक्ट प्लानिंग बोर्ड था, हमने बनाया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। ये क्या करते हैं? मैंने क्या कहा, ये बच्चा पैदा नहीं करते हैं, गोद लेके नामकरण करते हैं, ब्रिज प्लानिंग बोर्ड का नाम बदल के तीर्थ विकास ट्रस्ट कर दिया। आरडी पालीवाल उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, इन्होंने संजय गांधी को बिठा दिया। ये लोग काम नहीं करते हैं, दूसरे के काम का नाम करते हैं, फीता काटते, इनकी फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी टोटली फ्रॉड, टोटली विनाशकारी नीतियों पर चल रही है और इस देश को गिरवी रखने के अलावा पुनः देश गिरवी होने जा रहा है। जिस देश की जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है उसकी आर्थिक व्यवस्था जीरो हो गई, डूब के मर जाना चाहिए थे प्रधान सेवक को और उनके जो तमाम नेताओं को जो गमछा डाल के ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी की आर्थिक व्यवस्था जीरो हो गई हो,
जीरो से नीचे कोई और जीरो आती हो तो बताइए विनोद जी। जी विनोद जी एक सवाल प्रदीप जी प्रदीप जी सुन तो विनोद जी कुछ तो बताइए। प्रदीप जी सुन तो लीजिए बोल विनोद जी बेचारे खुद पीड़ित है, दरोगा सुनता नहीं है, कल का धमका देता है। कल पर सिटी मजिस्ट्रेट ने विनोद जी को धमका दिया, नियति हॉस्पिटल में कोई धमका देता है। विनोद जी बेचारे भारतीय जनता पार्टी विनोद जी को अंदर से विनोद जी हमारे साथ है, आपको जानकारी नहीं है साहब जी। अब हो सकता है तो टिकट दिलवा देंगे शहर से। विनोद जी हमारे मित्र हैं। ये घोषणा ये नई घोषणा हो रही है प्रदीप जी द्वारा विनोद जी आना चाहे तो मैं मंत्री माध्यम कहता हूँ राष्ट्रीय विकास के लिए दिलवा देंगे। जी विनोद जी एक ही आपने गिनाया अभी तक, और क्या क्या अभी तक वृंदावन मथुरा के लिए दिया है सरकार द्वारा? सर संक्षिप्त में, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में जरूर निपटाने की। बिजली के संबंध में जो अभूतपूर्व सुधार जी सरकार के कार्यकाल में हुआ, उसका तो खंडन कर दिया, उसमें तो कह दिया कि हमने किया है, अकेले सरकार कह रही है कि जनता सर्टिफाई करती है ना। जी। मैंने आपसे निवेदन किया, ये इनके कहने से इनका काम है, इनका कर्तव्य है जी। कि भाजपा की आलोचना करें, जी। भले ही झूठ के सहारे करना पड़े। चलिए लेकिन दूसरी जनता बिजली certify करती है। बिजली हो गई दूसरी। हाँ, जो फ्लाईओवर थे जी जो कि बरसों से अटके हुए थे इनके कार्यकाल में, जी। वो सपा का भी कार्यकाल- सुन लीजिए प्रदीप जी सुन लीजिए प्रदीप सुन जमुना जी वाला हमने बनाया, गोविंद नगर वाला बसपा ने बनवाया। इन पर मरम्मत नहीं हो रही है, फ्लाई ओवरों की, जमुना पल्ली पार वाले, लक्ष्मी नगर वाले की मरम्मत नहीं हो रही है। एक बार सुन तो लीजिए हमारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताए तो मिल जाए। आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जी आप एक बार सुन तो लीजिए। इनको जो है- मैं क्या जवाब दूं? हाँ बताइए सुन रहे हैं। विचारधारा भाजपा इस विचारधारा की नहीं है जी। क्योंकि इस तरीके से राजनीति है। हमने इनका जो फ्लाईओवर बनवाई और आगे बताइए फ्लाईओवर बनवाई। साल से अटका हुआ था जी। क्योंकि भ्रष्टाचार का कमीशन नहीं मिल रहा था। एक बार सुन लीजिए प्रदीप जी, एक बार सुन तो लीजिए अच्छा मैं एक बार सुन लीजिए, खंडन कराएंगे, एक बार सुन लीजिए उनका, एक बार सुन तो लीजिए। मेरी मकान की ऊपर छत पे अगर तुमने एक मंजिल बना दी तो वो विकास नहीं है। आपने अपनी मंजिल कहाँ? एक बार सुन तो लीजिए, दो काम गिनाए आप ही के पास आ रहा हूँ प्रदीप जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, दो काम गिनाए जी। आप दोनों मिल तो जाइए जी। तो कांग्रेस बीजेपी उसको सपा को गाली देती है और सपा कांग्रेस को गाली देती है। चलिए वो बात की बात है, दो काम हो गए, तीसरा गिनाइए, फ्लाईओवर हो गया। नहीं, ये काम नहीं है। हाँ जी कामों में सुन गिनते हो रहे हो आप। लीजिए सुन तो लीजिए उन्हें पहले सुन लीजिए। बिजली की व्यवस्था हमारी, जो कि बिजली यहाँ लोग तरसते थे गर्मियों में, तो विशेष सर ये तो पहले हो गई, सर ये पहले हो गई, पहले वाली में हो गई है। दूसरा आपने फ्लाईओवर बता दिया है, तीसरा काम बताइए, तीसरा काम कौन सा रह गया है? तीसरा कौन सा है और कौन सा है? सड़कों का हमने पूरा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा जाल बिछाया है। अच्छा ठीक है, अच्छा 3, अच्छा और सुन लीजिए प्रदीप सुन तो लीजिए 3 हो गए। और सर और बताइए। और किसानों के लिए जी किसानों के लिए जो हमने योजनाएं चलाई है और जिनको लाभ पहुंचाया है, गरीब वर्गों में हमने जो लाभ पहुंचाया है वो अभूतपूर्व है जी। 4 हो गए। 4 आप सर गिन रहा हूँ, सर मैं गिन रहा हूँ, सर 1 साल हो गया, सर 1 साल का 6 साल हो गए बल्कि जी। 6 साल में तो आप सर मैं पूरी की लेके चल रहा हूँ, पूरा तो बताने दीजिए उनके। हाँ बताइए 6 साल कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं। मैं दोनों का लेके चल रहा हूँ, मैं 6 साल भी लेके चल रहा हूँ, ये वर्तमान का 1 साल भी लेके चल रहा हूँ जी। जनधन योजना जी, विकास की बात स्वच्छता सर विकास और सर वृंदावन मथुरा में स्वच्छता विकास नहीं है। सर वृंदावन मथुरा में आयुष्मान योजना विकास नहीं है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर दिया है गरीबों के लिए, हमारी भी वो नहीं पद्धति थी। है, वो नहीं आयुष्मान के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को कवर दिया गया है, विकास नहीं है। जी क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी योजना थी, 22 करोड़ परिवारों को आवास कोई नहीं मिला है, उपलब्ध कराए गए हैं। नहीं मिला है, कोई नहीं मिला विकास है, नहीं मिला है। जी। अच्छा उमेश जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे जी। उमेश जी आप मैं बताइए। ये कह रहा था, ये जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जी, जिस समय हम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 में, हमने 7.4 पे देश की अर्थव्यवस्था छोड़ी। जी आज अर्थव्यवस्था की क्या हालत है इनको मालूम है। बिल्कुल गलत, जो बिल्कुल गलत। ये 2014 में डाटा उपलब्ध आप गूगल करिए, जो इनके आंकड़े आ जा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी खुद प्रधानमंत्री का विरोध करता है। 2004 में हमने अर्थव्यवस्था चली केवल 4% की, जिसको हमने 10%, 10.5% उसके बाद में जब ये इन पर नहीं समझ रहा है तो इनको अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में लगातार झूठ बोलने से अब देश की जनता नहीं आने वाली, जनता का असम्मान कर रहे हैं। इनके पास में कोई भी विकास की योजना नहीं है। ये 4 काम अच्छी तरीके से कैमरे के सामने सरकार के 4 काम नहीं गिना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, महानगर अध्यक्ष जी 4 काम गिनाने में असफल रहे हैं। कैमरे के सामने की बात है,
तो सरकार पूरी तरह से असफल है, इनके पास में कोई काम नहीं है। विनोद जी अब तो बता दीजिए, विनोद जी अब तो बता दीजिए, मथुरा वृंदावन के कार्य भी बता दीजिए। ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। एक बात मैं साफ और कह कह रहे रहा हैं, पता नहीं है। एक बात मैं और कह रहा मथुरा वृंदावन हूँ, के उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 साल बाद पूछ लो जी। मैंने कब इंटर किया, 100 साल बाद पूछ लो मैंने किया, पर क्या किया उत्तर यार? प्रदेश- जब किया हो तो बोलेंगे ना कुछ। अच्छा विनोद जी एक चीज कह रहे हैं कि मैं आराम से उत्तर प्रदेश सरकार बताऊंगा, ने- मैं बताऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बार शांति से आप दोनों सुनेंगे तो एक बार कोई काम गिनवा लीजिए। ये जिन किसानों की बात कर रहे हैं, ये जिन किसानों की बात कर रहे हैं, उन किसानों का करोड़ों रुपया गन्ना का बकाया है। उन किसानों को, जिन किसानों की ये दुगनी आय करने का झांसा देते थे, आज तक ये उनकी 1.5 गुनी भी आय नहीं कर पाए हैं। जिस यूरिया की और जिस उर्वरक की ये बात करते थे, अन्य सरकारों में वो यूरिया 50 किलो का हुआ करता था और उसके कट्टे के पैसे वाजिब थे। इन्होंने उस यूरिया के पैसे बढ़ा दिया और उसमें से 5 किलो का वजन कम कर दिया। उनमें से 5 किलो का वजन कम कर दिया। हमारी सरकार ने 465 रुपए का सिलेंडर दिया था और इनकी सरकार आज 850 रुपए का सिलेंडर दे रही है। जिस उज्ज्वला योजना की ये बात करते हैं, उस उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों को गैस एजेंसी वाले गरीब लोगों के घर में से खींच के उठा ले गए हैं। उस समय ये भाजपा के लोग कहां चले जाते हैं? वो गरीब बहन बेटियां उज्ज्वला योजना के नाम पर 85 चक्कर लगा के अपने आधार कार्ड और बैंक के खाते दे करके परेशान हो गई हैं। इन्होंने सिर्फ लोगों को मतलब झूठे झांसे दे करके लाइन में लगाया है। जिस आधार कार्ड को ये लोगों की और भी तमाम सारी सर और भी योजना है। और अभी हमने जो मतलब कानून बनाया था, सूचना का अधिकार 2005 कानून, उस कानून से इन्होंने पीएम केयर को बाहर किया है, क्योंकि अब जो करोड़ों रुपया लोगों ने देश के ने प्रधानमंत्री उसके इनके फंड में सीधा पैसा दिया है, उसका कोई ऑडिट नहीं होगा। ये साक्षात एक भ्रष्टाचार का प्रमाण है जी। इसके पीछे जब हमारी सोनिया गांधी जी ने पूछा तो उनके खिलाफ जनता देख रही है। करोड़ रुपया वो जैसा कि उन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री फंड का, उसको क्यों नहीं दिया आपदा के समय? अगर ये अपने आप को से देश का सेवक बताते हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 38 करोड़ जो उन्होंने स्वयं कहा कि हमारे पास जमा है, वो इस आपदा के समय क्यों नहीं वो देश को देती है? जब हमारे प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री अब इस समय नरेंद्र मोदी है, वो पैसा नरेंद्र मोदी के पास है। उसी पैसे से इन्होंने अपने कार्यालय बनवाए हैं, उसी पैसे से इन्होंने अपने मॉल बनवाए हैं, कार्यालय बनवाए हैं। उसी पैसे का दुरुपयोग ये चुनावों में कर रहे हैं, उसी पैसे का दुरुपयोग ये वोट खरीदने में कर रहे हैं। ये भारत का पैसा है, इटली से नहीं आया ये पैसा। चलिए भारत का पैसा है, भारत की जनता के लिए। 30 सेकंड जल्दी से, फिर मैं कार्यकाल में काम गिलवाता हूँ जी। जी देखो जी आपसे हमने कुछ पूछा और आपने हमारे साथी विनोद जी से पूछा जी जी। देखो सत्यता ये है जी कि जब कोई विकास करता है उसको उंगलियों पर जानकारी रहती है। जी समाजवादी सरकार, इनकी सरकार को 3.5 साल हो गई, 3.5 वर्ष में सरकार में नहीं है। जी। उससे पहले 5 साल हमारी सरकार रही है जी। मैं 5 साल के 50 काम मथुरा में उंगलियों पर भी गिना हूँ आधा सेकंड जी। लेकिन हमारे साथी कोई एक काम, जैसे आप देखते होंगे इन्होंने क्या किया, मैं बता दूं आपको जी। डायल 100 समाजवादी सरकार की योजना थी जी, उन्होंने 112 कर दिया है। ये इतने खुश हैं उसको अपना विकास समझ के जी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया, स्टेडियम का नाम बदल दिया और तमाम योजनाओं का नाम बदल के ये खुश हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, इनका कोई एजेंडा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी हिटलर के, जैसे हिटलर के समय में जो है जीवन को जीना ही लोग विकास समझते थे जी। विनोद जी बैठे हैं आपके सामने और आपके चैनल के माध्यम से रिकॉर्डेड है, सब सुनेंगे। इन्होंने आज तक 10 रुपए का बजट मथुरा वृंदावन को पूरे जनपद को देने का काम नहीं किया। जो कार्य हमारे सरकार में, जैसे गोवर्धन से मथुरा, मथुरा से गोवर्धन, गोवर्धन से सौंग से कोसी नंदगांव बरसाना, जो 4 लेन पुलिया बन गई थी, हमने 40 करोड़ जारी कर दिया था, 488 करोड़ का टेंडर था। 4 साल से गिट्टियां उखड़ के उड़ गई, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं, जनता ने विधायक जी को चुना है, कितनी हैसियत नहीं है भाजपा सरकार में कि एक चिट्ठी लेके वो ये दे दे कि मेरे सड़कों को पैसा दे दिया जाए। ऐसी राजनीति से कोई फायदा नहीं है। मंत्री बनना अलग शब्द हो गया। काम अगर करोगे जी, काम बलराम जी करोगे तो आपको याद रहेगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ बलराम जी, यहाँ 2 मिनिस्टर हैं इनके, एक सांसद हैं और 4 इनके विधायक हैं जी मथुरा में। महानगर
जो महापौर भी इन्हीं का जी। है, तमाम तामा जामा अमला झमला इनका है। जिस दिन आपकी इच्छा हो, जो इनका सबसे अच्छा जानकार हो, मेरे साथ बुला लेना, मैं सूची लेके बैठूंगा। बिल्कुल प्रदीप जी, दोबारा बिल्कुल आप राजनीति छोड़ दूं जी। या उनसे कहना वो इस्तीफा दे देंगे, दोबारा किसी चैनल पर जवाब नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम। जी, आप 30 सेकंड के लिए सब पहला विनोद जी मेरा आपसे सवाल, जो यह कोरोना काल स्टार्ट हुआ, 30 सेकंड समय केवल, जो कोरोना काल स्टार्ट हुआ इसमें ये लॉकडाउन किया गया, 4 चरण का लॉकडाउन था, 5वें चरण का स्टार्ट कर दिया, अनलॉक करके उसका नाम चेंज कर दिया, परिवर्तित करके अनलॉक कर दिया गया है। ये जो 4 चरण का लॉकडाउन हुआ था, इसके प्रारंभ में से जो सबको कह दिया कि अपने घरों में बैठे, सब अपने घरों पर बैठे, उसके बाद में अब जाकर चौथे चरण के लॉकडाउन और तीसरे चरण के लॉकडाउन के बीच में मजदूरों को घर भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, सही मानते हैं, किस दिमाग से? मतलब मैं एक छोटी सी बात, अगर बीजेपी सरकार से ना कहूं, एक आम जनता से अगर ये सवाल कर रहा हूं, तो आप अपनी अपेक्षाएं बताइए क्या कहेंगे, लेकिन केवल 30 सेकंड में। देखिए जी, मैं आपके सामने निवेदन कर दूं जी कि ये महामारी जी। कोई ऐसा एक फ्रेम लेके नहीं आई थी कि ये महामारी कितना रूप लेगी, जी, कितने दिन चलेगी, जी, किस रूप में आएगी, जी, इसके लक्षण क्या होंगे, इसकी आक्रामकता कितनी होगी। तो जिस समय 25 मार्च को ये लॉकडाउन लागू किया गया देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पहली बात तो WHO की गाइडलाइन के अनुसार ये सारे कार्यक्रम लगभग उन पर आधारित। सर WHO को तो बता रहे हैं कि वो चाइना चला रहा है उसे, तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, तो फिर उसके बेस जो बनाया जाता है, वास्तविकता ये है कि WHO की गाइडलाइन के आधार को लेकर ही बेस बनाया जाता है, ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो उस समय कोई ऐसी जानकारी ना आपके पास थी, ना प्रधानमंत्री जी के पास थी, ना हमारे हेल्थ मिनिस्टर के पास थी कि ये कोरोना नामक वायरस। सर दिसंबर से प्रारंभ हुआ था, लगातार ये चला दिसंबर में मेरी बात जी, और 20 फरवरी को सुनिए, 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कहा है और 23 फरवरी को सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और 23 फरवरी को शाम को मार्च में जाके चोखा खा के देखिए रहे थे, लेकिन कोरोना पे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि सुनो, और अभी लॉकडाउन ने जो खोला ढील दी है, उसका भी कारण मध्य प्रदेश सरकार का उपचुनाव है। बलराम जी, हम जानते हैं राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनका देश। अच्छा ठीक है, देखिए राहुल गांधी विपक्ष में है, जनता का उनको समर्थन नहीं है जी। वो अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगभग 60 सालों तक देश में राज करती रही है, तो इसको वो मिठाई खाने की, रबड़ी खाने की आदत पड़ी हुई है और वो तड़पड़ा रही है कि किस तरीके से हम जनता को बरगलाएं और जनता हमको वोट दे दे। वो कभी कुछ बयान देते हैं, जिस दिन लॉकडाउन किया राहुल गांधी ने बधाई दी, प्रधानमंत्री जी के निर्णय का स्वागत किया। अब वो कहते हैं कि लॉकडाउन उस समय क्यों किया जिस समय 550 की संख्या थी। अरे भाई 550 की संख्या थी, उस समय एजुकेट नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि क्या होगा, इसका ये पीपीई किट कैसे बनेगी। देश में एक पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था, आज 4.5 लाख पीपीई डेली भारत में निर्माण होता है। मास्क तक निर्माण नहीं होता था भारत में, वो निर्माण हो रहा है। सैनिटाइजर का निर्माण हो रहा है। हमारे नागरिक को मालूम है कि इसको हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं। इस जो 2.5 महीने का 2.25 महीने का लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लागू किया गया, उसके द्वारा हमारी देश की जनता इस महामारी से लड़ने के लिए जागरूक हुई। उसकी समझ में आया कि इसको किस तरीके से हम लड़ सकते हैं इस महामारी से, और किस तरीके से देश को हम मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, उनके नेतृत्व में देश ने इस महामारी से पार पाने में बहुत बड़ी अपनी सफलता पाई है। और अभी मुझे पूरा विश्वास है, मैं अपने मित्रों इनकी पार्टियों से भी निवेदन करूंगा कि वो सहयोग देकर इस महामारी से, क्योंकि ये मानव जीवन का सवाल है, पूरे भारतीयों के जीवन का सवाल है, महामारी से राजनीति ना करें, इस महामारी से निकलने का। जिस तरीके से उन्होंने मार्च में जाके फैसला लिया, किसी के हित में नहीं सोचा, वही 8 बजे वाला जो आपने पैकेज बताया कि वो 8 बजे आएंगे और कह देंगे कि कल से नोटबंदी हो जाएगी, तो वही पैकेज अब की बार भी अपनाया गया। 25 तारीख से लॉकडाउन कर दिया गया, जो था जानकारी को बता दो, यही तो बात है ना जी, कि जो काम करता है उसको तिथि और डेट सब याद रहता है जी। लॉकडाउन 22 तारीख को हुआ, ना कि 25। सर वो एक दिन का काम था, लेकिन लॉकडाउन की अगर 22 तारीख को 22 मार्च को हुआ ना 25 तारीख से 25 तारीख के आप अपनी बात नहीं बता रहे हो। 22 तारीख से 22 से ही चल रहा है जी, ऐसा है। आप ऐसे तो 20 तारीख से आप मानो कि 20 तारीख से हम घर में बैठे, तो हम फैसले में हम देश के नागरिक जी। अब यही तो विडंबना है, अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता सही सलाह देता है जी, इनके दिमाग में क्या है कि वो सत्ता के लिए तड़फड़ा रहा है जी। सत्ता के लिए विपक्ष नहीं तड़फड़ा रहा है बलराम जी, सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है और 15-15, 20-20 करोड़ों में विधायक खरीदने का काम करती है। सत्ता में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी रहना चाहती है, विपक्ष वाले सत्ता के लिए बिल्कुल लालायित नहीं है। आपने मध्य प्रदेश की सरकार देखी होगी, चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिरा दिया। छत्तीसगढ़ कहां आप देख रहे हो, ये लोग इतने
व्यर्थी हो गए सत्ता के लिए कि इन पे गरीबों को घर पहुंचाने के लिए बल्कि 90,000 बसें उत्तर प्रदेश सरकार पे हैं, चाहते तो एक दिन में सबको पहुंचा देते। ये गरीब के लिए इनके पास पैसा नहीं है और अभी इनको ये पता लग जाए कि 10 सर ट्रेनों के टिकट भी फ्री नहीं की सर। अरे सर, राजस्थान में 10 विधायक मिलकर सरकार बन सकती है, तो अभी इनके तड़ीपार थैला लेके, तमंचा लेके, बैग लेके रुपए का राजस्थान पहुंच जाएंगे और विधायक खरीदने का तत्काल काम करेंगे। ये लोग अब हर हाल में सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन आज बता दूं, देहात में कहावत है, भूत विद्या मल रही और 12 वर्ष चल रही, अब का अंत चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहते हैं उमेश जी, जिस तरीके से ये लॉकडाउन प्रारंभ किया गया, नजरिया क्या था आपका, आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? ये लॉकडाउन, गरीब कभी इस लॉकडाउन को भूलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी चाहते तो एक सप्ताह पहले देश की जनता से कह सकते थे कि आप लोग अपने अपने घर अपनी सुविधा से इन ट्रेन बसों से चले जाएं। मैं जो है एक सप्ताह बाद लॉकडाउन करने जा रहा हूं। वो गरीब परेशान नहीं होता, वो मजदूर परेशान नहीं होता। लॉकडाउन की ऐसा नहीं है कि 24 तारीख को उनको याद आई और उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। उसके लिए महीनों से प्लानिंग उनकी चल रही होगी। उन्होंने आप जान करके इस देश के सबसे कमजोर वर्ग को पे कुठाराघात किया है। वो गरीबों को गरीबी मिटाना नहीं चाहते हैं, वो गरीबों को मिटाना चाहते हैं। तो वही कदम मोदी जी का रहा है। न गरीब रहेगा, न गरीब हाय तौबा करेगा। तो ये लोग जो है गरीबी नहीं, गरीबों को मिटाना चाहते हैं। और पूंजीपतियों के ये जो है सब लोग, इनकी सरकार प्रेमी है। उसका जीता जाता उदाहरण ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या, ये सब इनके सहपाठी हैं। उनको ये लोग करोड़ों रुपए उनके लोनों को माफ करते हैं। और गरीब के, अगर किसी गरीब किसान पर अगर 5,000 का भी लोन पहुंच जाता है तो अगर वो नहीं चुका पा रहा है तो उसके लिए इनके तहसीलदार, इनके पटवारी उनको घरों से उठा करके और सींचों में पीछे कर देते हैं। ये लोग, इनके लिए इस महामारी का भी कोई मतलब नहीं है। मेरे साथी हमारे भाई प्रदीप चौधरी जी ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए इन्होंने जो है बेनतीजा लॉकडाउन लगाया। ये बिल्कुल सत्य बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तमाम सारी चर्चाएं हुई, तो इस पूरी चर्चा में नतीजा निकलकर केवल एक ही आया, जिस तरीके से 5+1 मतलब मोदी सरकार को 5 साल के पुराना कार्यकाल और 1 साल का यह वर्तमान नया कार्यकाल, 6 साल के इस पूरे कार्यकाल में अभी तक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का, वृंदावन और मथुरा के लोगों का, कि शायद वृंदावन और मथुरा को अभी तक कोई उपलब्धि नहीं मिली है। कोई भी चीज़ हमारे वृंदावन मथुरा के लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है। तमाम सारी योजनाएं बताई विनोद जी ने, उन योजनाओं का नाम तो मैं भी कहता हूं, मोदी जी द्वारा तमाम सारी योजनाएं ऊपर कही जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतर कर आती हैं ये तो आप और हम सभी लोग जानते हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।